जिस महाविद्यालय का नाम ज्योतिराव फूले के नाम से हो, उस महाविद्यालय को, उस महान मनीषी को सबसे पहले प्रणाम करते हो। उसके बाद में आपके जो इस महाविद्यालय, इस पूरे संस्थान की जो हेड है जसमीत मैडम को प्रणाम करते हैं, उनकी एब्सेंसिया में, क्योंकि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ आपके विभाग का विकास, उनके नेतृत्व में और ज्यादा विकास हो रहा है, एक नए सोपान की तरफ आपका महाविद्यालय बढ़ रहा है। इसके लिए उनको साधुवाद। तानी जी हमारे बीच में बैठे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया कि आपके इस महाविद्यालय में कार्यक्रम हो सके। मैडम का नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद की वैसे प्रथा सबसे लास्ट में, लेकिन हम एक सामाजिक कार्य करते हैं, इसलिए एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना भारतीय विश्वविद्यालय के अंदर एनएसएस की 4 यूनिट दी गई। उस 4 यूनिट में 100 स्टूडेंट्स काम करेंगे, वॉलंटियर्स। और कल जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, जनसंख्या दिवस, लेकिन कल रविवार है, इसलिए आज आपके यहाँ पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। भाई कपिल रस्तोगी जी जो है वो हमारे ऑफिसर हैं आपके महाविद्यालय से, यूनिट 3 आपको दी गई है, और आप सभी विद्यार्थी जो है वो वॉलंटियर से तौर पर काम करें। अच्छा, ये जरूरी क्यों है ये आप समझिए। 3 साल सतत जब आप एनएसएस में काम करते हैं, तो एनएसएस में काम करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है 3 साल के बाद या 2 साल के बाद। वो सर्टिफिकेट आपको किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी प्राइवेट या इवन अपने किसी प्रोजेक्ट को लेने के लिए भी एनएसएस का वो सर्टिफिकेट काम करता है। और एनएसएस के उस सर्टिफिकेट के अलावा जो सबसे ज्यादा मैं इस बात को रिकॉग्नाइज करता हूँ या मेरे जीवन में जिसका बड़ा योगदान रहा, वो है ग्राउंड जीरो की समझ। मतलब उन सामान्य लोगों की समझ जिनकी समझ अक्सर बहुत रेयर होती है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर, या जब आपने कभी अक्सर देखा होगा कि उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गई, आपने देखा होगा कि अमेज़न में आग लग गई, आपको पता है कि पूरा का पूरा जंगल खाक हो जाता है, लेकिन एक चीज जो है ना वो जलती नहीं। बताइए कोई, किसी को अगर कोई जानकारी हो, लेकिन एक चीज जो जलती नहीं, बता सकते हैं क्या? मैं बताता हूं आपको, सारे वृक्ष जल जाएंगे, पशु पक्षी जल जाएंगे आग लगने के बाद में, लेकिन जमीन की दूब घास नहीं जलती है। क्यों? क्योंकि वो जमीन से जुड़ी है। आप कह सकते हैं कि जमीन से जज्बा की चीज जुड़ी, लेकिन वो इस तरह जुड़ी हुई है कि वो मिट्टी है या पौधा है या वो कोई घास है, अपना वजूद करना। तो इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए, आज की इस विषय पर बात करने के लिए आए हैं हम लोग कि आखिर एनएसएस क्या है। एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना है। सेवा के माध्यम से लोगों के विकास को देखना, अपनी सर्विसेज देकर लोगों के जो आम जन है उनके विकास को रेखांकित करना, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ को आगे बढ़ना। इसलिए अलग अलग दिनों का निश्चय किया गया है, एक अलग अलग डेज फाइनल किए गए हैं, उनकी परमिशन ली गई है, ताकि हम उन डेज पर संवेदनशील विमर्श कर सकें, चर्चा कर सकें, परिचर्चा कर सकें। उस चर्चा परिचर्चा के दौर में आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, जो कल मनाया जाएगा। कल होगा पूरे विश्व में, लेकिन आज हम उसको इसलिए मना रहे हैं क्योंकि कल रविवार। हाँ, एक संकल्प लेकर जरूर यहाँ से उठेंगे कि हमें सभी जागरूक रहना है और करना है। इसलिए आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच में पर्यावरण विद्वान, आपको पर्यावरण की जानकारी देने वाले, आपके महाविद्यालय में कई बार आकर आपको पर्यावरण सिखाने वाले, उसको संवेदनशील करने वाले ऐसे व्यक्तित्व मेरे बीच हमारे साथ में, जो हमारी इस यूनिट के साथ में मिलकर कई सारे कार्यों को करने के लिए जा रहे हैं। और हम और कुछ नहीं तो बवाल जरूर करेंगे। अगर कुछ नहीं होगा तो कम से कम बवाल जरूर होगा। बवाल का मतलब कि विमर्श, हम विमर्श तो जरूर करें, हम बात तो जरूर करें, क्योंकि मैं एक पत्रकारिता का विद्यार्थी हुए थे, संचार का विद्यार्थी हुए थे। एक बात मैं जरूर मानता हूं कि किसी भी समस्या का एक समाधान है, वो है संवाद। परिवार में कोई डिस्टरबेंस है, आप बातचीत कर लीजिए, समाधान हो जाएगा। आपके मित्रवत कोई संबंध में कोई दिक्कत है, कहीं किसी फ्रेंड से कोई
तनाव चल रहा है, आप बातचीत करिए तो समाधान हो जाएगा। देश राष्ट्रों के बीच में जितना भी वैमनस्य है वो जो बढ़ रहा है, आप बात करिए तो समाधान हो जाएगा। आज पाकिस्तान के साथ में बातचीत हो जाए तो मुझे लगता है कि कश्मीर का राग और जितनी भी जो बॉर्डर की प्रॉब्लम्स हैं सारे समाधान, लेकिन दिक्कत क्या है, संवाद नहीं होता। और आज के दौर में तो बिल्कुल नहीं होता। जब कोरोना काल शुरू हो गया ऐसे में तो संवाद ही नहीं होगा। ठीक है, तो आदमी क्या हो गया, अकेला हो गया। और अकेला इसलिए भी हो गया क्योंकि कई ऐसे कंसेप्ट हमारे बीच में आ गए जिनको लेकर हमारा दिमाग जो है वो बड़ा मिलावटी हो गया। कि आप स्वयं की फोटोग्राफ लो और स्वयं खुश हो जाओ, उसके बाद में ठैंगों का इंतजार करते रहो कि कितने ठैंगे मिले, है ना, इसको लाइक कहा जाता है। हमारे तो भारत में ही ठैंगा है, ये कहीं और होगा लाइक है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में एक ठैंगा है। तो मतलब ये है कि हम अकेले हो गए इतने ज्यादा कि हम समाज ही नहीं कर रहे। तो आज उस समाज की प्रथा को, प्रोसेस को, प्रक्रिया को निभाने के लिए हम आपके महाविद्यालय में आए हैं और एक ऐसा क्रांतिकारी कार्य कर रहा है। कई सारे विद्यार्थी मेरे साथ में सीधे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ के, जो बहुत अच्छा बोलते हैं, कहते हैं, लिखते हैं। आप भी होंगे ऐसे ही, ये पूरा विश्वास है। और आज की इस बात के बाद तो आप जरूर ऐसे कुछ बड़े काम करेंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि हमें कोई औपचारिकता करने के लिए नहीं आए, सही में संवाद स्थापित करने के लिए। और उस संवाद के लिए मैं हमारे बीच में डॉक्टर मुकेश रोहिला जी हैं, पर्यावरण विद्वान हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार पकड़ अपने विषय पर रखते हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि आज इस विषय पर हमें सभी संवेदनशील करें थोड़ा सा, उसके बाद में मैं भी पत्रकारी दृष्टिकोण आपके सामने रखूंगा। मुकेश रोहिला, मैं नीरज सर जैसा वक्ता तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्वालिटी भी किसी किसी में होगी, लेकिन कोशिश करूंगा कि ये जो टॉपिक है उसकी जो रियलिस्टिक है, जो रियलिटी है, उससे एक बार हम आपस में रूबरू हो जाए कि हम वेयर वी पीपल आर स्टैंडिंग राइट। एटलीस्ट जो करंट सिनेरियो है उसके बारे में हमें पता चले कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और किस तरफ को जा रहे हैं। देखिए, जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, ठीक है, टॉपिक पॉपुलेशन मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मॉडिफाई कीजिएगा, पॉपुलेशन अपने आप में सभी प्रॉब्लम की जड़। अब एक छोटा सा मैं आपको डेटा देता हूं। 50s में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो लगभग 2.5 बिलियन थी। इन 99 इट इंक्रीज अप टू 6 बिलियन। और आगे आने वाले 30 साल यानी 2030 तक ये पॉपुलेशन लगभग 8.6 बिलियन हो जाएगी। दिस इज वर्ल्ड पॉपुलेशन। आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस रेशो से हम आगे बढ़ रहे हैं पॉपुलेशन। और इसमें भी बहुत बड़ी बात यह है कि उसमें से ज्यादातर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है या ग्रोथ करेंगे, एक्सप्लोजन इज फॉर द स्पेसिफिक टाइम ओनली, वो एशियन कंट्रीज में या ये कहिए डेवलपिंग कंट्रीज में। हमारे देश में अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, एक छोटा सा डेटा मैं आपको हमारे देश की पॉपुलेशन का बताता हूं, ज्यादा पीछे नहीं जाता। वैसे तो हम बात करें कि वर्ल्ड पॉपुलेशन को 39,000 ईयर्स में हमने 1 बिलियन पॉपुलेशन करी वर्ल्ड, और बाकी देख लो आप 1 बिलियन से 8 बिलियन हो गए तो 100 साल का टाइम लगा। तो कितनी रैपिडली हम इंक्रीज कर रहे हैं। इंडियन पॉपुलेशन का आजादी से 47 से आज तक का एक छोटा सा डेटा देता हूं। At the time of independence, the population of India was, it was 36 crore। और इस साल में हम होते हम 140 करोड़ हो जाएंगे। 140 करोड़, 74 years, 140 crore, it means लगभग 104 करोड़ का डिफरेंस। इसे कहते हैं ग्रोथ पॉपुलेशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस 50 से 80 का थर्ड मिलेनियम डेवलपमेंटल पीरियड कहते हैं, उस टाइम पे हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ग्रोथ आया। कुछ फैक्टर्स है देयर, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, फर्टिलिटी रेट, ये अपने आप में इंडिविजुअल एक ऐसा फैक्टर है जो पॉपुलेशन एक्सपोज करने के लिए सफिशिएंट है। ऑब्वियसली आप सब समझदार हैं कि अगर बर्थ रेट बढ़ेगी और डेथ रेट रिड्यूस करेगी तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन एक्सपोज करेगी। एक और छोटी सी बात बताता हूं कि फ्रॉम 1950 टू 1990 जो हमारा ग्रोथ फैक्टर था, इट वाज 5.2, इट शुड बी 2.2 ओनली, जो कि 97 98 में जाते हुए
2.2 हो गया, बट द डेंसिटी इज द मेजर प्रॉब्लम। पॉपुलेशन तो बढ़ चुकी थी, अगर हम उसी रेशियो से बढ़ते जैसे उस टाइम पे बढ़ रहे तो इस वक्त हम 200 करोड़ होते। अभी हम सेकंड पोजीशन पे हैं वर्ल्ड, लेकिन कहा जा रहा है और 1-2 साल में चाइना को पीछे छोड़ देंगे। अल्टीमेटली इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। ये अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें, इंडिया इज द 7th ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, 7th प्लेस पे आता है, लेकिन ओवरऑल 2.4% इज कवर्ड लैंड एरिया टोटल। लेकिन हमारे देश में 17.5% पॉपुलेशन रहती है वर्ल्ड की, 17.5% ह्यूज पॉपुलेशन। लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है देश का, we have lot of natural resources, 10 biological zones are there, means rich heritage। आप एक मैं समझता हूँ हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर अगर वो किसी से कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना करे ना, तो उसके पास थोड़ा ज्यादा सब कुछ है। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए कि एग्रीकल्चर एक अभी भाई पेंडेमिक चल रही है, आप ये सोच सकते हैं कि पिछले 2 साल में गवर्नमेंट ने कितना फ्री अनाज दे दिया था, तभी दिया हम सफिशिएंट थे, इस वजह से गवर्नमेंट कवर कर पाया, अदरवाइज कोई बड़ी कंट्री भी इसमें कोलैप्स कर जाती। इसी चीज को और थोड़ा सा बताता हूँ, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में अगर ओवरऑल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो लगभग सारे रिसोर्सेज एक सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है। तो चाहे तो पॉलिसी फिट कर सकते, बट इट शुड नॉट बी एज स्ट्रिक्ट एज वी कैन। हमें एजुकेटेड करना चाहिए। जब तक एजुकेशन नहीं होगी, किसी को नहीं पता होगा कि कुछ भी चीज जो हो रही है वो हमारे कितने फायदे, चाहे वो एनवायरमेंट के बारे में हो, चाहे हमारे पॉपुलेशन के बारे में, किसी भी सेगमेंट के, तो हमारे नेचर से रिलेटेड किसी भी सेगमेंट के बारे में हो, अगर हम अवेयर करेंगे, एजुकेटेड होंगे, तो मुझे किसी ना किसी तरह से मेंटेन कर पाएंगे। भाई एक गरीब आदमी जिसको ये नहीं पता कि जो सामने पेड़ खड़ा है उसे तो लकड़ी दे दी है और काट के वो तो अपना खाना बनाएगा, और उसको बताएंगे कि 50 साल लाइफ वाला पेड़ हैविंग दे प्रोवाइड मोर देन 50 लाख रुपीस प्रोडक्ट, 50 लाख रुपए से ज्यादा के प्रोडक्ट 50 साल की लाइफ वाला पेड़ दे देता है। मेरे ख्याल से इंडिया में एक 50 साल का आदमी अपनी पूरे लाइफ में 50 लाख रुपए नहीं कमा पाता, एवरेज कह रहा हूँ। मुश्किल से 10-15-20% लोग होंगे जो 50 साल की उम्र में 50 लाख रुपए कमाते होंगे, और हम काटते हुए 1% नहीं। तो एजुकेशन, जब हम उसे ये बताएंगे भाई ये पेड़ हरा है इसे मत काटो, कोई सूखा पेड़ हो या उसको हम दूसरे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, तब वो चीजें मिलेंगी, क्योंकि उसकी तो रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए ना। तो अल्टीमेटली एजुकेशन इज मस्ट, और किसी भी चीज में अगर एजुकेशन रहेगी तो वो डेफिनेटली वो एरिया ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। आप यूरोप में चले जाइए, वो क्यों डेवलप कर रहा है? वो इसलिए डेवलप कर रहा है क्योंकि वहां पर लोग एजुकेटेड। हम इंडिया से जाते हैं यूरोप में और इंडिया से ज्यादा वहां के रूल फॉलो करते हैं, इंडिया में आके कोई रूल नहीं तोड़ते। मेंटेलिटी हमारी ये सोच है कि मैं क्यों इनिशिएट करूं, वो करेगा। एक दिन आप इनिशिएट करना शुरू कर दें तो लोग आपको देख के इनिशिएट करेंगे। तो इतनी भी अपना एक इंप्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है। जिस दिन हम खुद अवेयर हो जाएंगे तो चीजें बहुत सारी अच्छी हो जाएंगी। आने वाला वक्त जो है वो कहीं ना कहीं हम सब के लिए, हमारे सबके अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। और आज अगर हम पढ़े लिखे लोगों ने ये इनिशिएट नहीं किया तो इसमें कोई बुराई, आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। आप देख लीजिए घर के अंदर कितने लोग संवाद कर रहे हैं, आप देख लीजिए कि हम लोग कितना मोबाइल फोन के ऊपर समय दे रहे हैं, आपस में कितना समय दे रहे हैं। आप क्लास के अंदर ही इसको, इस समस्या को देख लीजिए। एक आप परिवारों की तो बात अलग बात है, जब आप 4-5 लोग बैठे होते हैं, हम कितना एक दूसरे से जुड़कर बात कर लेते हैं। अकेले हो इस व्यवस्था ने, इस पॉपुलेशन की व्यवस्था ने हम करेंगे। हाँ, जनसंख्या तो बहुत बड़ी होगी, लेकिन आज भी वो खेला है। जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितनी भी समस्याएं अभी गिन लेते हैं। गर्मी कितने लोगों को लग रही है? सभी लोग लग, आप कारण आइडेंटिफाई कीजिए। ये मेरे बीच में लिखा हूं, जो लोग मुंह पर छींका लगा देते हैं, कारण बताइए कोरोना का इस छींका लगने का।
मैं सचेत कर रहा हूं आपको, एक कारण बता दीजिए, उसका मूल जड़ तत्व जो है वो ये बीच में शब्द लिखा पॉपुलेशन। और उसके कारण देखिए, जो पिछला लॉकडाउन था उसमें आपने पलायन देखा, यहां से लोग वहां जा रहे हैं, वहां के लोग यहां आ रहे हैं, महाराष्ट्र से जो है बिहार की तरफ जा रहे हैं, पैदल ही चल रहे, परिवार में परिवार, हुजूम का हुजूम पैदल चल रहा। कारण क्या? वो क्षेत्रीय असंतुलन, बिहार का व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, झारखंड का व्यक्ति, छत्तीसगढ़ का व्यक्ति, उड़ीसा का व्यक्ति, पश्चिम बंगाल का व्यक्ति, सेवन सिस्टर्स का व्यक्ति देश के दूसरे हिस्से में संसाधन कमाने के लिए जा रहा है जो कि उसको प्रदेश में नहीं मिल। कारण क्या है? डिसबैलेंस, बैलेंस ही नहीं हुआ, हमने कायम नहीं किया। जबकि अगर संस्कृति को, अपने संस्कारों को, अपनी उस दर्शन को मान लिया होता जो वसुधैव कुटुंबकम जैसी थी, तो शायद ये समस्या नहीं। कथित उत्तर आधुनिक युग का प्रभाव हमारे पर ये पड़ा कि हमारा जहन मिलावटी हो गया, मिलावटी बातें, जिसको बाबा जी आते हैं टीवी को बोलते हैं कि मिलावट से अपने आने वाली पीढ़ी को बचाइए, बचा सकते हैं, लेकिन जहन की मिलावट बिल्कुल नहीं बच, ऐसा है नहीं। लोग कुछ डाला, एक बहुत पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें बता रहा हूं, एक विधेयक पिछले बजट में, एक निजी विधेयक, एक तो था गवर्नमेंट का बिल पास करना ना संसद के अंदर, अपर हाउस और लोअर हाउस है, लोकसभा के अंदर एक निजी विधेयक किसी सांसद ने रखा। आप अपना प्राइवेट कानून भी ला सकते हैं, लाने की कोशिश कर सकते हैं, कम से कम संसद के पटल पर रख सकते हैं। अभी से यहीं से अभी सोचना, लोगों को इस विषय पर बात करनी, संवेदनशील बनाना, लोगों को बात। इसलिए जो हमारे पूर्व वाइस चांसलर थे, उन्होंने एक नारा दी, नर हो या नारी संतान केवल दो हमारी। आप शादी, वो ब्रेकअप सॉन्ग पता है क्यों बोल रहा था? अभी किसी और के साथ है, उसके बाद किसी और के साथ है, फिर उसके बाद किसी और के साथ। ये व्यवस्था ठीक है? ये व्यवस्था तो नहीं। रीति भोज भी खत्म हो गया, डांस भी खत्म हो गया, नृत्य भी खत्म हो गया, संस्कृति भी खत्म हो गई, संस्कार भी खत्म होते जा रहे हैं। अब बताइए, जिस प्रदेश में हम लोग बैठे हैं, जिस देश में, जिस जगह पर हम बैठे हैं, हमारा महाविद्यालय है, यहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ की ड्रेस क्या है, पता नहीं। मालूम ही नहीं, लुप्त हो चुकी है। और उसके कहीं ना कहीं कारण यही है कि हम अलग अलग मत, अलग अलग विचार, असंतुलन का हिस्सा होते हैं, असंतुलन का हिस्सा, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो जैविक। अर्थशास्त्री माल्थस ने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नाम की एक शोध किया, जिसमें उन्होंने पाया कि जनसंख्या दुगनी रफ्तार से बढ़ती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बढ़ती है, लेकिन संसाधन, अब जनसंख्या तो ऐसे बढ़ रही है डबल, लेकिन संसाधन जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर एक अनुपात में, दुगनी अनुपात में। तो दिक्कत क्या होगी? दिक्कत यही होगी जो आपको हम अभी ठीक है, हम ये एसी के बगैर नहीं, हम जो बाकी चीजों के लिए बगैर नहीं। आपको लगता होगा कि आप फूड बहुत अच्छा खाएं, आपको लगता होगा कि हम सब्जियां बहुत अच्छी खाएं, आपको लगता होगा कि हम दालें बहुत अच्छी खाएं, आपको लगता होगा हमारा जीवन का गुणवत्ता हो, क्या सभी को शिक्षा मिल पाएगी? क्या बात है? हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु, लेकिन क्या एक आम बच्चे को शिक्षा मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। ये सभी चिंताओं का विषय, और इन चिंताओं के विषय में हमें एक नए जन जागरण की आवश्यकता है, जिसे हमारा एनएसएस जो है, भारतीय विश्वविद्यालय का एनएसएस करने की कोशिश है। कई सारे विषय थे जो आपके साथ में डिस्कस किए जा सकते हैं, उनमें ज्यादातर बातें जो हैं मुकेश जी ने कही है। मैं तो फिर भी संचार के अकादमी में कोशिश करता हूँ कि संचार के नजरिए से, दृष्टिकोण से कुछ बात कह दी जाए, ठीक है, कम से कम हम आज तो सचेत हो। मैं अपनी बात को विराम करता हूँ, लेकिन आप लोगों से सबसे एक जरूर प्रॉमिस चाहता हूँ, एक वचन जरूर चाहता हूँ कि हम खुद सचेत रहेंगे और दूसरों को सचेत करेंगे। इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए कि दिल पर हाथ रखकर हम सबके से बोल दें, आज एक शब्द बोल दी कि मैं, दिल पर हाथ रखिए, और ये दिल मेरा ही, किसी और का नहीं है, ध्यान नहीं माना तो कुछ हो सकता है, इसलिए मानना पड़ेगा कि मैं नीरज करण सिंह, आपको माना ले, आज से, अभी से और यहीं से ये प्रण लेता हूं, लेकिन कि जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या की समस्याओं के प्रति लोगों को सचेत करूंगा, और
और खुद भी रहूंगा रहूंगी। लोगों को इसके प्रभाव के बारे में जानकारी दूंगी और स्वयं भी नियंत्रण रखेंगे। भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय आचरण, भारतीय व्यवहार को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। ये वचन मैं नीरज कर आप सभी को